अब हम बात करेंगे अपने वर्कआउट पे कि किस तरह से हमने अपने प्रोजेक्ट में इन चीज़ों को मैनेज करना है। ठीक है, तो अब अगर मैं अपनी शीटों के नाम इतने बड़े बड़े रखूँगा ना तो ये अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो हम ये करते हैं कि अपनी शीटों के नाम चूज़ करते हैं कि हमने नाम क्या रखने हैं। तो होम पेज यानी पर्सनल इंडेक्स पेज से बात करते हैं। इसका नाम मैं रख देता हूँ एच पी स्टैंड्स फॉर होम पेज, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन का नाम मैं रख देता हूँ पर इन्फो, यानी पर पर्सनल से हो गया और इन्फॉर्मेशन से हो गया, तो हम इसको आई कर देते हैं। इसी तरह इसका नाम कर देते हैं अकाउंट इन्फो, और इसी तरह से इसका भी आई बड़ा कर देते हैं, और एग्ज़ाम इन्फो कर देते हैं GEXAMINFO एग्ज़ाम इन्फो। देन इसे SER इन्फो कर देते हैं, और इसको कर देते हैं डी पेज के लिए PG यूज़ कर लेते हैं, और इसका नाम G पेज कर देते हैं GP, और इसका नाम MG पेज कर लेते हैं MG पेज, और इसका नाम RESG रिज़ल्ट ग्राफ GR कर लेते हैं, और इसका नाम हम कर लेते हैं बैलेंस ग्राफ। ओके, इसका नाम कर देते हैं ABTS, और इसका नाम कर देते हैं LOGO लोगोई। ठीक है, तो ये मैंने इनके शॉर्ट नेम्स जो हैं ये रख लिए हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने नोट कर लिए होंगे, नोट कर लें साथ साथ, ये आपने नाम रख लिए हैं। ठीक है, अब हम करते हैं कि मैंने गिना कितनी शीटें बनेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 शीट्स बनेंगी। एक्सेल ओपन करता हूँ, स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और उन बुक के अंदर, यानी मेरी बुक आ गई। अब इस बुक के अंदर मैं 11 शीट्स बना लेता हूँ। अभी 3 बनी हुई है मेरे पास। शिफ्ट F11 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12। ठीक है, जो मर्ज़ी तरतीब हो, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं करता। मैं पहली शीट पे जाता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ HP। नाम लिखवाते जाइएगा जो मैंने ये रखे हैं, ये मैंने नाम रखे हैं, बल्कि चलें ऐसे करें, ये लिख लें। हमने अपनी शीटों के नाम, ये जो मैंने बाद में आपको लिखवाए थे, ये मैंने डबल क्लिक करके अपनी शीट पर, तो ये नाम जो है वो चेंज करके ये रख लिए। अब मैं अपने काम का आगाज़ करता हूँ। तो काम का आगाज़ करने से पहले हमने कहा था कि हमारे पास सबसे पहले 3 जो वर्कशीट्स हैं वो होना ज़रूरी हैं। तो पहली, दूसरी और तीसरी। अब ये 3 वर्कशीट जो हैं, ये मैंने, सबसे अहम है कि ये मैंने पहले 3 बनानी है। ठीक है, अब इन 3 को बनाने के लिए कुछ चीज़ें मुझे चाहिए। मसलन जैसे पर्सनल है, तो पर्सनल पर मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, उस बच्चे का नाम क्या है, उसका रोल नंबर क्या है, उसका फादर नेम क्या है, एड्रेस क्या है, डेट ऑफ एडमिशन क्या है। तो ये हम अपने पास नोटबुक के ऊपर सोचेंगे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्या क्या होना चाहिए। फिर इसी तरह अगर अकाउंट्स है तो उसने कितनी फ़ीस दी है, एडवांस कितना है, रहती कितनी है, उसका बैलेंस क्लियर है या नहीं है। कुछ इस तरह की चीज़ें जो है वो मेरे ज़हन में आता है। जैसे अकाउंट्स के ऊपर होंगी, एग्ज़ाम में होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, टोटल नंबर कितने हासिल किए हैं, परसेंटेज कितनी है, पास है कि फ़ेल है, ग्रेड क्या है, रिमार्क्स क्या हैं, और कमेंट्स क्या हैं, समथिंग लाइक दिस। ये एग्ज़ाम के ऊपर चीज़ें मैनेज होंगी। ठीक, तो ये 3 शीटें बेसिकली अब हम मैनेज करने लगे हैं, इनके ऊपर हम बात करते हैं। तो इससे रिलेटेड जो फील्ड्स हैं वो हम अपने पास यहाँ पर बिल्ड करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, लेकिन आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि जब आपने पर्सनल शीट बनानी है, क्योंकि आप सबको पता है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारा प्रोजेक्ट का एंट्रिंग पॉइंट है। यानी ये वो जगह है जहाँ से मैं अपने प्रोजेक्ट में एंट्री लूँगा या अपने प्रोजेक्ट में डेटा एंटर करना शुरू करूँगा, क्योंकि बच्चे का दाखिल होगा तो बाकी बातें शुरू होंगी ना। तो ये वो जगह है जहाँ से हमने अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म करनी है, या अपनी फंक्शनलिटी जो है वो परफॉर्म करनी है। तो मैंने ये किया कि मैंने अपने पेज के ऊपर यहाँ जाकर, अपने इस पेज के ऊपर जहाँ से आपने एंट्री शुरू करनी है, वहाँ आपने ये ख्याल रखना है कि आपने अपनी वर्किंग जो है वो A1 से शुरू करनी है। यानी A1 एक ऐसी जगह होगी जहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट का आगाज़ करेंगे।
मैंने इसको खींच के बड़ा इसलिए कर लिया है क्योंकि इसके अंदर मुझे हेडिंग देनी पड़ सकती है, मुझे लेबलिंग करनी पड़ सकती है, मुझे अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म करनी पड़ सकती है। यहाँ तक क्लियर है जी? ओके। अब केस स्टडी तो हमारी प्रोजेक्ट के हवाले से तो मुकम्मल हो गई है, लेकिन अभी कुछ चीज़ें और भी बनना बाकी हैं जो चीज़ें नज़र नहीं आती। क्या मतलब नज़र नहीं आती? मसलन देखें, अगर एक स्कूल या कॉलेज की सिस्टम की बात है तो मुझे एक पेज और चाहिए, और वो कौन सा पेज है? वो पेज है मेरे पास एक ऐसा पेज जिसके ऊपर हम ये बताएंगे कि अगर स्कूल है तो कौन कौन सी क्लास ऑफर कर रहा है, स्कूल में फीसें कितनी हैं, और अगर कोर्सेज हैं तो कोर्सेज की इंफॉर्मेशन जो है, यानी कोर्स का नाम क्या है और कोर्स की फ़ीस कितनी है। सपोज़ कि अगर उसको कोई टीचर टीच कर रहा है तो उस टीचर का क्या नाम है, समथिंग लाइक दिस जो है वो हमें साथ में मेंशन करना होगा। तो इसका नाम एक अलग शीट में बना लेता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ सी इन्फो। तो ये मेरी ऐसी शीट होगी जो कि मेरी कोर्स की शीट होगी। याद रखिएगा, ये शीट क्लाइंट को दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन जब यूज़र की मैं एंट्री कर रहा होगा, एंड यूज़र हमारा डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो उसको ये नज़र ज़रूर आएगी। ठीक है, तो मैंने एक नए फॉर्म का एक नई शीट का इजाफा किया कोर्स सी इन्फो के नाम से। तो मैं यहाँ जाता हूँ, एक नई शीट इंसर्ट करता हूँ। इस बटन को दबाकर भी आप नई शीट इंसर्ट कर सकते हैं, और इसका नाम मैंने रख दिया सी इन्फो। तो ये मेरी शीट होगी जो सी इन्फो होगी। अब ज़रा इसकी बात कर लेते हैं कि सी इन्फो पर क्या क्या है। मैं यहाँ जाता हूँ, मैं पहले सबसे ये शीट बना रहा हूँ क्योंकि कोर्सेज ऑफर करूँगा तो बच्चे आके दाखिला लेंगे ना। तो मैं सबसे पहले कोर्सेज ऑफर कर रहा हूँ। मैंने कहा जी इस पर मैं सीरियल नंबर SR_number_ कोर्स, ये मैंने इसका शॉर्ट नेम यूज़ किया। ठीक है, इसकी हेडिंग में देता हूँ कोर्स, और कोर्स नेम कर लें या कोर्स कर लें, और इधर हम कहते हैं कोर्स फ़ी। इसको और शॉर्ट कर लेते हैं, सीरियल नंबर ही कर लेते हैं। चलें, सीरियल नंबर। ओके, कोर्स भी अगर आप टीचर नेम लेना चाहते हैं या फर्दर कोई भी चीज़ चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब मैं यहाँ जाता हूँ और कुछ एंट्रियाँ कर लेता हूँ, कोर्सेज कुछ एंटर कर लेता हूँ। तो हमने क्या किया जी, हमने यहाँ पर अपने पास 1 to all तकरीबन 8 डिफरेंट कोर्सेज जो हैं वो ऑफ़र कर लिए हैं, और ये मेरी कौन सी शीट है? कोर्स इन्फो की शीट है। इसके ऊपर मेरा काम कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये तो मैंने फॉर्मेटिंग भी नहीं करनी, क्योंकि मैंने दिखानी नहीं क्लाइंट को। तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और इसका टैब कलर ग्रीन कर लेता हूँ। इससे क्या होगा कि इससे इसका कलर जो है वो देखिए आपको ग्रीन शेड में आपको नज़र आ रहा है। अब मुझे पता चलता रहेगा कि मेरी ये शीट जो है ना, इसके ऊपर मैंने काम अपना कंप्लीट कर लिया हुआ है, अपनी वर्किंग अपनी एडजस्टमेंट जो है वो मैंने कंप्लीट कर ली। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? ओके, अब मेरे पास कोर्सेज आ गए, और अब मैं अपने एंट्री पॉइंट पे आता हूँ, यानी पर्सन इन्फॉर्मेशन पर। थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं और जल्दी से इसके जो फील्ड अभी हमने डिस्कस किए हैं उनको यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। तो ये वो हमारे फील्ड्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ एडमिशन और कोर्सेज, शॉर्ट एब्रीवेशंस में मैंने कॉल कर लिया। लेकिन अब मैं इनके ऊपर ना कुछ चेक्स लगाना चाहता हूँ। चेक्स क्या मतलब? क्योंकि ये मेरा एंट्री पॉइंट है, अगर मेरा एंड यूज़र यहाँ से गलत एंटर हो गया, यानी उसने कोई गलत एंट्री कर दी, तो सारा काम ख़राब हो जाएगा। तो अब मैं यूज़र को बाउंड करने लगा हूँ कि यूज़र गलत काम ना कर सके। मैं चाहता क्या हूँ, पहले मैं बोलता हूँ, फिर आपको लिखवा दूंगा और फिर मैं करके दिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि सीरियल नंबर 0 या नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव में सीरियल नंबर नहीं हो सकता। अभी फ़िलहाल देखें कि सीरियल नंबर नेगेटिव में हो सकता है। फिर मैं चाहता हूँ कि रोल नंबर जो हैं वो कम से कम 4 डिजिट के हों। 4 डिजिट का मतलब है कि 999 जो है रोल नंबर नहीं हो सकता, रोल नंबर शुड बी ग्रेटर देन 1000। ठीक है, फिर मैं चाहता हूँ कि नेम, कोई भी नाम 2 कैरेक्टर्स का नहीं होता, नाम कम से कम 3 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, तो मुझे 3 कैरेक्टर्स का नाम चाहिए। फिर फादर नेम भी 3 कैरेक्टर का मिनिमम होना चाहिए। एड्रेस भी मिनिमम 3 कैरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, इन तीनों का चेक तकरीबन एक तरह का है। उसके बाद फ़ोन नंबर है। फ़ोन नंबर हम क्योंकि लोकली प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमारा फ़ोन नंबर जो है वो हमने डिसाइड किया 8 डिजिट्स का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट डेट ऑफ एडमिशन है। ये थोड़ी क्रिटिकल बात है कि मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटराइज सिस्टम है तो आज की जो भी डेट हो ना वो एंटर हो सके, पिछली डेट में दाखिला ना हो सके। लेकिन ये कि आने वाली डेट में दाखिला हो सके। मसलन मैं कहता हूँ मैं परसों ये दाखिला होगा, आपको बाकी फ़ीस या कुछ ऐसा फ़ीस मिल जाएगी, मेरा एडमिशन कर दें, तो परसों की डेट में दाखिला हो सकता है,
पीछे जो गुजर गया परसों है, डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, जी आफ्टर येस्टरडे, टुमारो में तो हो सकता है लेकिन येस्टरडे में नहीं हो सकता, ठीक। तो डेट ऑफ एडमिशन पिछली जो है वो एक्सेप्टेड ना करे हमारा सॉफ्टवेयर, आगे वाली या आज वाली जो है वो एक्सेप्ट कर ले। कोर्सेज में आ जाते हैं तो कोर्स देखें ना, अब बड़े लेवल पे हम प्रोजेक्ट बना रहा है हमारा कॉलेज, तो बड़ा ही कॉलेज है, तो इट शुड बी कि कोर्स सिर्फ इन्हीं कोर्सेज में से सिलेक्ट किए जा सकें जो कि हम ऑफर कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं और कोर्स ऑफर कर देता हूँ तो वी विल प्लान टू मेक इट 25 तक। अगर आप नए कोर्सेज भी ऑफर कर देते हैं तो 25 तक जो है वो हम चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो हमारे कोर्सेज जो हैं वो सिलेक्ट हो सकें, यानी 25 तक नए कोर्सेज जो हैं वो हमारे इस सॉफ्टवेयर में ऐड हो सकें। लेकिन अगर कल को वो 25 से ज़्यादा कोर्सेज ऑफर करता है तो कहता है मेरा प्रोजेक्ट, तो फिर वो हमें दोबारा बुलाएगा, दोबारा हमें रीन्यू करेगा, हमें हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू करेगा और फिर हम उसके प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करेंगे, ठीक। तो अगर 25 तक मैं उसको ये फेवर दे रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो वर्कआउट करे। तो ये हमारी वर्किंग थी जो मैंने अभी आपको बताई कि मैं चेक चाहता हूँ, सीरियल नंबर नेवर लेस देन 0 और 0, रोल नंबर शुड बी ऑफ 4 कैरेक्टर, name, father name, address should be 3 characters, phone number should be 8 character, date of admission today or tomorrow, not yesterday, और courses should be selected from the given courses से select होने चाहिए। अब जो हमने अभी चेक बोले हैं इसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। आप सबको पता है कि अगर किसी भी डाटा के ऊपर चेक लगाना हो तो डाटा के टैब से डाटा वैलिडेशन की ऑप्शन इस्तेमाल होती है, तो मैं यहाँ से डाटा वैलिडेशन की ऑप्शन जो है वो ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने चेक लगाना है सारे सीरियल नंबर पर, तो यहाँ मैंने क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, 1,48,576 तक मैंने सारे सेल सेलेक्ट कर लिए। डाटा वैलिडेशन में सेटिंग करनी है। आज सेटिंग होगी होल नंबर, सीरियल नंबर होल नंबर होते हैं और ये होने चाहिए ग्रेटर देन व्हाट, 0 से बड़े। अगर आप इस पे मैसेज शो करना चाहते हैं ये ऑन कर दें, मैं मैसेज नहीं चाहता, मैंने इसको ऑफ कर दिया। एरर अलर्ट, गलत एंट्री बिल्कुल ना हो सके, स्टॉप कैटेगरी। अगर आप चाहते हैं गलत एंट्री हो जाए और आपको वार्निंग दे तो आप वार्निंग मैसेज लगाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दे के आपने गलत एंट्री किया है तो इन्फॉर्मेशन करेंगे। तो मैंने गलत नहीं करना, मैंने स्टॉप किया, गलत एंट्री ना हो सके। अब यहाँ जाकर मैं कहता हूँ कि मैंने कहा जी सबसे पहला क्या था, इनवैलिड सीरियल अंडरस्कोर नंबर। मैं यहाँ पे कहता हूँ प्लीज एंटर वैलिड सीरियल अंडरस्कोर नंबर। ओके, पहला चेक मेरा मुकम्मल हुआ। दूसरा चेक रोल नंबर पे, डाटा वैलिडेशन सेटिंग्स होल नंबर, हेयर आई सेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000, 4 डिजिट नंबर मैंने ले लिया, इससे बड़ा या 1000 होना चाहिए। इसका एरर लगाया, इनवैलिड रोल नंबर, प्लीज एंटर वैलिड रोल नंबर फॉर स्टूडेंट के। ये चेक भी हमारा मुकम्मल हो गया। नेम, फादर नेम और एड्रेस तीनों को इकट्ठा सेलेक्ट किया और यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। डाटा वैलिडेशन सीरियल नंबर, नाउ आई शेड टेक्स्ट लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 और यहाँ पे कह दिया इनवैलिड। अब देखिए इसमें खाली नेम नहीं लिखेंगे क्योंकि एड्रेस भी तो है ना। इनवैलिड डाटा, प्लीज एंटर वैलिड डाटा फॉर फील्ड। ठीक है, इससे मैंने ऐसा मैसेज दिया है कि तीनों के लिए मैसेज चल जाए। ठीक है, अगर मैं नेम देता तो फिर नेम और फादर नेम के लिए चलता, एड्रेस के लिए ना चलता, इससे मैंने फील्ड लिखा। फिर फोन नंबर, डाटा वैलिडेशन सेटिंग्स, टेक्स्ट लेंथ। फोन नंबर पे कैलकुलेशन नहीं होती, जिस पे कैलकुलेशन नहीं होती वो टेक्स्ट होता है, जिस पे कैलकुलेशन होती है वो नंबर होता है। तो मैंने यहाँ टेक्स्ट लेंथ का 8 कैरेक्टर, बिकॉज आई सेड कि ये 8 ही होना चाहिए,
और यहाँ पे कह दिया इनवैलिड VALID इनवैलिड फोन नंबर, प्लीज एंटर वैलिड फोन नंबर फॉर स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट डेट ऑफ एडमिशन एंटर करनी है। डेट ऑफ एडमिशन सेलेक्ट कर दें, सेटिंग्स, ये जरा टेक्निकल है, देखिएगा डेट। मैं कहता हूँ, अब देखिए एक बच्चा कहता है सर कल खोलूंगा तो डेट तो आगे चली गई होगी। देखिए ना, कल अगर मैं प्रोजेक्ट ओपन करूंगा तो डेट आगे चली जाएगी, परसों ओपन करूंगा तो और आगे चली जाएगी। तो आप जिस दिन भी खोले ना उस दिन की डेट आपको चाहिए, तो आपको डेट एंटर नहीं कर सकते, यानी 1 जनवरी 2013 में एंटर नहीं कर सकता। मैं यहाँ एंटर करूंगा इक्वल टू डे, तो टुडे का फंक्शन मुझे यहाँ पर डेट रिटर्न कर देगा, तो जो भी उस दिन की डेट होगी वो उसके हिसाब से चेक हो जाएगा। ठीक है, इसका मैसेज देते हैं इनवैलिड डेट, प्लीज एंटर वैलिड डेट और स्टूडेंट, प्लीज एंटर वैलिड डेट फॉर स्टूडेंट एडमिशन, व्हाटएवर। ओके, कोर्सेज, कोर्स पे टेक्निकल इशू है कि कोर्स मुझे उस लिस्ट से चाहिए जो वो लिस्ट वहाँ दी हुई है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। फिर उसी तरह डाटा वैलिडेशन, आप सबको पता है, आप एम्प्लॉय से कर चुके हैं। वहाँ पे जाकर लिस्ट, हमने यहाँ जाकर इस शीट का पाथ देना है, यहाँ पे उस शीट पे गए, शीट का नाम है सी इन्फो, और उस शीट का रेफरेंस जो आप यहाँ पे रेफरेंस शो करना चाहते हैं, मैं B2 से ऑनवर्ड वैलिडिटी देना चाहता हूँ कि B2 से मुझे जो है वो मेरा डाटा यहाँ पे वैलिड हो जाए, कि B2 से लेकर मेरा डाटा कौन सा था जी, सी इन्फो पर B2 से लेकर कहाँ तक, B2 से हमने 25 किए थे ना, तो B26 तक। तो आप यहाँ पर इसको फिक्स कर दें, F2 दबाया, इसको भी फिक्स कर दिया मैंने और इसको भी फिक्स कर दिया। ओके, मैंने कहा सी इन्फो पे जाए और B2 से B26 तक की वैल्यू में से सिलेक्ट हो सके। एरर अलर्ट में जाके कह दिया इनवैलिड कोर्स, प्लीज सेलेक्ट वैलिड कोर्स फॉर स्टूडेंट। ओके, सो हियर वी गो, ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है और इसमें कोर्सेज के नाम आ रहे हैं। हमने यहाँ पे रेंज ली थी, सिलेक्ट किया डाटे को, डाटा वैलिडेशन इक्वल से जो हमने कॉल की है लिस्ट सेटिंग में, वो लिस्ट हमने यहाँ पे देनी है। तो ये हमारी लिस्ट है, तो हमने ये सिलेक्ट कर ली लिस्ट। ओके, उसके बाद एरर अलर्ट, वही हमने एरर दे दिया, ठीक है, ओके कर दिया। अब आपकी ये लिस्ट यहाँ नज़र आ रही है। इन सेल्स को हाइड कर देते हैं, हाइड। ओके, तो अब आपके पास आपके डाटा की वैलिडेशन जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। आपका जो डाटा है वो आपके पास कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो गया है, आपके पास आ चुका है। यहाँ तक क्लियर है जी। अब एंट्री करते हैं। मैंने कहा 1001 असलम अकरम ए, खाली एड्रेस लिखने की कोशिश की, उसने एरर दे दिया है। मैंने कहा 10 डमी से डाटा एंटर कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं 7 एंटर करता तो मुझे एरर देता। मैंने 8 एंटर किए, उसने कोई एरर नहीं दिया। डेट ऑफ एडमिशन, आज की डेट एंटर करूँगा तो बात चल रही। अगर एक डेट पीछे की एंटर करने की कोशिश करता हूँ, जनवरी की, तो वो नहीं लेगा। एक और कोर्स, अगर मैं यहाँ से फाउंडेशन के अलावा यहाँ मैं करता हूँ FE1, तो ये क्योंकि लिस्ट में अवेलेबल नहीं है तो मुझे एरर आ गया। सो आई शुड सेलेक्ट द करेक्ट वन।
अब आपने यहाँ पर करना है कि कुछ एंट्रियाँ कर लेनी है और डाटा एंटर आपने यहाँ पे इस शीट पे बाकी कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास आती है अकाउंट इन्फॉर्मेशन की शीट। सर इसको प्रेडिक्ट करते हैं जी। अब हमने जो केस स्टडी की थी अकाउंट इन्फो के बारे में वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, सीरियल नंबर, रोल नंबर, टोटल फ़ी, फ़ी पेड, डिस्काउंट, बैलेंस, रिमार्क्स और कोड्स। अब ज़रा टेक्निकल बात देखिएगा। अब ये है एक प्रोजेक्ट, अगर ये एक प्रोजेक्ट है तो हर शीट के ऊपर एंट्री नहीं होगी, एंट्री सिर्फ पर्सनल के ऊपर हो गई तो वो रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाना चाहिए। मैं सिर्फ डमी आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ मैं ना 2-3 रिकॉर्ड जो है वो एंटर कर देता हूँ, बस खाली यही एंटर करूँगा, बाकी आपने खुद देखना है। 1003 कर देते हैं इसका और इसका कोर्स चेंज कर दूँ, बाकी परसेंट डाटा आपने उनका खुद से एंटर कर लेना है। तो ये मेरी वर्किंग है, सेव कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट को, कहीं लाइट ना चली जाए डेस्कटॉप पर। लेकिन याद रखिए इस प्रोजेक्ट के अंदर ना मैंने आपको मैक्रो बनवाने हैं, तो मैंने इसे कहा प्रोजेक्ट एक्सेल 9 to 11। अब मैंने क्योंकि आपको एक्सेल में प्रोजेक्ट मैक्रो बनवाने हैं तो मैक्रो उस वक्त तक नहीं चलेंगे जब तक कि आप अपनी शीट को XLSM के तौर पर सेव ना करें। तो आपने इसको XLSM के तौर पे सेव कर लेना है, बाद में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मैंने इसको सेव कर लिया। तो दूसरी फाइलों की निस्बत ये अब आपकी जो फाइल है ये थोड़ी स्ट्रेंज आपको लुक देगी, इसके ऊपर ये निशान आ रहा होगा ये वाला, इसका मतलब मैक्रो अनेबल वर्कबुक है। अभी बाद में इसकी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं अकाउंट इन्फो पे आया। अब मैं ये चाहता हूँ कि वो रिकॉर्ड जो पिछली शीट पर एंटर हुए हैं वो रिकॉर्ड मुझे यहाँ पर नजर आना शुरू हो जाए। ठीक है, फिर से रिक्वायरमेंट बताता हूँ कि जो डाटा मैं एक दफ़ा पीछे एंटर कर चुका हूँ, अगर तो डाटा वही दोबारा यूज़ करना है तो मैं उसे यहाँ पे रिकॉल करना चाहता हूँ। लिखना खुद से नहीं है, उसी डाटे को रिकॉल करना है। तो उसका बड़ा आसान सा तरीका है कि आप किसी भी सेल में रखें, इक्वल दबाएं। आपको याद है, आपको असाइनमेंट में मैं इसकी प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। उस सेल का रेफरेंस दें और एंटर कर दें, तो आपके पास उस सेल यानी पर्सनल इन्फो के A2 का रेफरेंस जो है वो मिल गया। क्लियर है जी सबको? यानी दोबारा देखिएगा, मैंने कहा इक्वल, जैसे किसी सेल का रेफरेंस देना हो, मैंने इसका रेफरेंस देना, मैं इस पर क्लिक करता था तो फार्मूला बनता था मेरा A8 इज इक्वल टू B7। तो अब मैंने B7 का रेफरेंस नहीं देना, अब मैंने पर्सनल पे मौजूद A2 का रेफरेंस देना है। तो फार्मूला क्या बनेगा? A8 इज इक्वल टू पर्सनल इंफॉर्मेशन का A2 सेल। यानी अब हम पहले हमने एक ही पेज के ऊपर रह के काम किया था, एक ही शीट पे काम किया था, अब हम मल्टीपल शीटों पे काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट है ना। अब ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। अब इसको मैं नीचे को इधर को ड्रैग करता हूँ, इसको नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। वेरी गुड, ये सारे आ गए। लेकिन एक मसला आ गया, मेरे पास यहाँ 0-0 आ गया। अगर आपने बैंक से कभी स्टेटमेंट निकलवाई हो तो अगर आपने एंट्री नहीं की तो आंसर प्रिंटिंग में नहीं आता। यहाँ 0-0 आ गया है, तो ये मैं चाहता हूँ नज़र ना आए, यानी 0-0 नज़र नहीं आना चाहिए। ठीक है, खाली आना चाहिए। लेकिन अब फ़ायदा देखिए क्या है, मैं यहाँ पे जब नया बच्चा एंटर करता हूँ, नए बच्चे का रिकॉर्ड एंटर करता हूँ, तो हमारे पास क्या होगा कि नए बच्चे का रिकॉर्ड एंटर करने पर देखें उसकी एंट्री खुद ब खुद हो गई। तरीका सही है, लेकिन अब ये 0-0 अच्छे नहीं लग रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ पे एक फार्मूला लगाना है। मैंने कह दिया इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर तो पर्सनल इंफॉर्मेशन का A2 सेल बराबर है खाली, यानी पीछे खाली पड़ा हुआ है, उसमें कोई डाटा नहीं है, तो फिर क्या करो, फिर इसको खाली छोड़ दो। इफ कंडीशन लगा दी ना। अभी ये 0 लिख रहा था खाली की जगह पे, तो मैंने कहा खाली छोड़ दो अगर पीछे खाली है तो, नहीं तो जो फार्मूला आप ये लगाना चाह रहे हो ये लगा दो। मैंने एंटर कर दिया, मेरे पास ये आ गया। इसको मैं इस साइड पर ड्रैग करता हूँ, इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूँ। अब अगर आपने 200 बच्चों के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है तो आप इसे 200 तक ड्रैग कर लें। तो 10 तकरीबन ऊपर वाले थे, मैं 230 तक कर लेता हूँ। अगर आपने 500 बच्चों के लिए बनाना है तो 500 तक ड्रैग कर लें। तो डिपेंड करेगा, 200 बच्चों के लिए सॉफ्टवेयर बनाऊंगा तो कम पैसे लगेंगे। अगर वो क्लाइंट कहता है कि 500 बच्चों के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है तो पैसे ज़्यादा लगेंगे। याद रखिएगा, ये अब आपकी अपनी प्रेडिक्शन है। ठीक है, इस तरह से रेट बनता है किसी भी प्रोजेक्ट का। मैंने यहाँ तक इसको ड्रॉप करके छोड़ दिया। अब यहाँ पर फार्मूले ज़रूर लगे हुए हैं, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डाटा है ही नहीं है। अब देखें, जब नया बच्चा पिछली शीट पर दाखिल होगा, मैंने कहा 51005
यहाँ जाकर इसको एडवांस में दाखिल कर लेते हैं, तो यहाँ देखें इसका रिकॉर्ड खुद ब खुद एंटर हो गया। ठीक है, अब सेम काम मैं कोड्स के लिए करता हूँ, देखें फिर रिपीट होगा। मैंने कहा इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन का ये कोड्स बराबर है ब्लैंक के, तो फिर इसको ब्लैंक छोड़ दो, नहीं तो यही वाला सेल असाइन कर दो, ब्रैकेट क्लोज एंटर। फार्मूला बार में आपने देखा मैंने फार्मूला लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा, अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन पर H2 बराबर है ब्लैंक के तो ब्लैंक छोड़ दो, नहीं तो ये वाली वैल्यू साइन कर दो, एंटर कर दिया। और फिर इसको भी मैंने 230 तक जो है वो ड्रैग कर लिया। लें जी, अब यहाँ फार्मूला तो लिखा है लेकिन नज़र नहीं आ रहा क्योंकि पीछे कोड्स नहीं है, उनके कोड्स भी प्रिंट हो गए। ये चीज़ क्लियर है जी? ओके, ये तो मेरे पास आंसर आ गया। ठीक, अब आते हैं टोटल फ़ी की तरफ। टोटल फ़ी की बाद में बात करते हैं। सपोज इस बच्चे की फ़ीस 5000 है। एक रिकॉर्ड एंटर करते हैं, बाद में फिर मैं आपको फार्मूला करवाता हूँ। मैंने कहा इस बच्चे ने पैसे दिए, ये मैं खुद एंटर करूँगा 2500 रुपया। आपको पता है फ़ी पेड, डिस्काउंट और बैलेंस, ये सारे पैसे हैं, है ना पैसे। तो मैंने इन सारों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल 1 करके मैं नंबर में गया। मैं आपको सिखा चुका हूँ कि करेंसी फॉर्मेट रुपी कैसे लगाना है, मुझे अशारिये में बात नहीं करनी। ओके कर दिया। अब आप देखें साथ में RS आ गया। याद रखिएगा मैनुअली RS नहीं लिखा हुआ और ना ही मैनुअली RS लिखना है, क्योंकि अगर आप इसके साथ वैसे RS लिखेंगे तो फिर आपके पास बात और होगी। यहाँ तक क्लियर जी? अब यहाँ जाएँ, डिस्काउंट एंटर करें। मैंने कहा डिस्काउंट है इसको 500 रुपया। मैंने सिर्फ 500 लिखा है क्योंकि मैं फॉर्मेट ऑलरेडी सेट कर चुका हूँ, इसलिए मेरे पास 500 रुपी खुद ही आ गया। अब बैलेंस कैसे निकलता है? इक्वल टोटल फ़ी माइनस फ़ी पेड माइनस डिस्काउंट। ठीक है ना, सीधा सा फार्मूला माइनस मैंने किया, एंटर किया, ये इसका 2000 बैलेंस आ गया। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? अब इसके रिमार्क्स देख लें। मैंने कहा इक्वल, अगर तो इसका बैलेंस बराबर है 0 के, मेरा ख्याल है कोई बताने वाली बात नहीं होनी चाहिए, तो इसका बैलेंस होगा क्लियर, नहीं तो इसका बैलेंस होगा नॉट क्लियर। ऑलरेडी मैं आपको टीच कर चुका हूं। मैंने इस सारे एरिया को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल, न्यू रूल। अगर सेल की वैल्यू इक्वल है किसके? क्लियर के, तो इसका फॉर्मेट कर दो ग्रीन और इसका फॉन्ट कर दो येलो। ओके, तो इट डजंट लुक गुड, इसको वाइट कर देते। ओके, और दूसरा केस है अगर इसकी वैल्यू इक्वल है क्लियर के, नॉट क्लियर, तो फिर इसको कर दो ऑरेंज, फिल ऑरेंज, और इसका फ़ॉन्ट कलर कर दो वाइट कर देते चले। ओके, दोनों ऑन कर दिए। अगर किसी को ऊपर नीचे करना है क्योंकि क्लियर के चांसेस ज़्यादा हैं तो उसको ऊपर कर दें, अप्लाई। ओके, फिर देखें अगर इसको इससे फ़ी पेड की होती 4500 रुपया। ठीक है जी, बात समझ आती सबको? ये आपने करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगली वाली शीट आती है एग्जामिनेशन। अब इसके लिए प्रेडिक्ट करते हैं कि एग्जामिनेशन में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। जी, ये हमारी अब प्लानिंग थी जो हमने इसके लिए की। सीरियल नंबर, रोल नंबर, मैथ्स, स्टैट, कंप्यूटर, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक एजुकेशन, और जो जो फील्ड हमने इसके प्रेडिक्ट करने थे वो हमने यहाँ पे कर लिए। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? अब बिल्कुल उसी तरह से पहले किया है, ये सीरियल नंबर भी पीछे से आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन का ये पहले वाला सेल अगर बराबर है ब्लैंक के, ऊपर फार्मूला बार में देखिएगा, बराबर है ब्लैंक के तो फिर ब्लैंक छोड़ दो, नहीं तो यही वाला सेल असाइन कर दो। ब्रैकेट क्लोज की, एंटर कर दिया, ये आंसर आ गया। इसी को पकड़ा और रोल नंबर की तरफ ड्रैग किया क्योंकि सारी चीज़ें साथ साथ हैं, और 200 तकरीबन 30 तक की हमने रखा था, तो 230 तक की हम इसको भी ड्रैग कर लेते हैं, समथिंग लाइक 230। ओके, सो यहाँ पर बाकी आपकी चीज़ें जो हैं वो हमने कैलकुलेट करनी है। अब मैथ के नंबर जो हैं वो ऊपर लिख देता हूँ मैं। मैथ 100 नंबर का है, स्टैट भी 100 नंबर का है, कंप्यूटर 150 का है,
इंग्लिश 200 के, उर्दू 200 के, इस्लामिक एजुकेशन 75 है। जान के मैंने डिफरेंट नंबर लिए हैं, ठीक है। अब इनका टोटल ये सिंपल सम कर दिया। अब आपको याद है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन 50 में से 52 नंबर आ गए, 75 में से 78 नंबर आ गए, ठीक है। अब ये चेक लगाना है कि गलत एंट्री ना हो सके। ध्यान से देखिएगा, आराम से बताऊंगा, कोशिश करके देखना है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, जितने भी जहाँ जहाँ मैथ के नंबर है ना वो मैंने सारे सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। सामने देखें, लिखना नहीं है, सामने समझना है। मैंने इस सारे को सिलेक्ट कर लिया। फिर आपको पता है चेक लगाना है तो कहाँ जाऊँगा, डाटा वैलिडेशन। अब चेक क्या लगाना है कि सेटिंग में यहाँ होल नंबर, पूरे नंबर पूरे ही होते हैं, 2.5 नहीं हम दे सकते, हमने कहा पूरा नंबर देना है। होल नंबर, बिटवीन का मतलब है कि इससे इसके दरमियान हो। 0 से मैंने कहा शुरू हो और कहाँ तक, 100 तक। लेकिन ना 0 से 100 तक, कल को मैं कहता हूँ मैथ के नंबर जो है वो 200 हो गए हैं, तो फिर तो मुझे नई शीट बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये चेक लगाता हूँ कि 100 की बजाय मैं इस सेल का रेफरेंस दे देता हूँ। अब अगर मैं इस सेल का रेफरेंस दे के ओके करता हूँ ना, तो इसके लिए C9 होगा, इसके लिए क्या होगा, C10। जब ड्रैग करते हैं तो वैल्यू चेंज होती है। इसके लिए C11। तो मैं 9 को जाकर चाहता हूँ कि 9 ही रहे, तो मैं 9 को फिक्स कर देता हूँ। आज मैं इसको मैनुअली फिक्स कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अभी मैंने एक जो चेक बनाना है ना वही मैंने सारे नंबर के लिए ले लेना है। चाहे मेरे पास 50 सब्जेक्ट है, चाहे 100 सब्जेक्ट है, सबके लिए मैंने ये रूल इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। मैंने ये कर दिया। C को फिक्स भी किया, क्योंकि अभी मैंने ये चेंज करना है। स्टैट के लिए मुझे D चाहिए होगा, कंप्यूटर के लिए मुझे E चाहिए होगा, तो वो ड्रैग से मुझे मिल जाएगा। एरर अलर्ट, मैंने कहा इनवैलिड मार्क्स, प्लीज एंटर वैलिड मार्क्स फॉर स्टूडेंट, ओके। अब ये चेक किसके ऊपर लग गया, नजर कुछ भी नहीं आएगा। सब्जेक्ट कितने हैं, 6, 2 3 4 5 6, देखिए। देखिए सारों पे चेक लग गया, ड्रैग किया, मुझे एक एक पे लगाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास जो चेक है वो अवेलेबल हो गया। यहाँ तक क्लियर है जी सबको। अब एंट्री करके देखते हैं होता भी है कि ऐसे किए जा रहा हूँ। ओके, मैंने कहा -12, ये गलत है, 0, ठीक है, 0 एंटर हो सकता है। 100, हाँ जी 100 भी एंटर हो सकता है। 101 ये एंटर नहीं हो सकता। क्लियर जी, हमने ये चेक लगा दिया। मैं एक डमी एंट्री कर लेता हूँ, एक डमी से एंट्री कर लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ मैं फार्मूले क्या लगा रहा हूँ। और 10 मार्क्स मैंने ये सिंपल सम का फार्मूला लगाया कि मैथ से लेकर इस्लामिक एजुकेशन तक जमा कर लो, एंटर किया, ये 10 मार्क्स आ गए। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो गड़बड़ हो सकती है, क्यों? क्योंकि अभी परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज कितने में से निकलेगी? मैंने कहा इक्वल ऑफ 10 मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स चेंज नहीं होने चाहिए, उसको मैंने फिक्स कर दिया। याद रही बात? इजी है, पहले आपको बताया जा चुका है, एंटर कर दिया। अब ये 0 आ गया है, 0 इसलिए आ गया है कि अभी ये पूरा नहीं आया। मैंने इसको सिलेक्ट किया नीचे तक और यहाँ पर होम में परसेंटेज स्टाइल कंट्रोल शिफ्ट 5 शॉर्टकट की जो है वो यहाँ प्रेस कर दी, तो आपके पास आपका जो डाटा है वो इस तरह से 40% रिजल्ट आ गया। इसका रिजल्ट क्या बनेगा आप सबको पता है, इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर ये बराबर है, मैं कहता हूँ अगर ये 0 के बराबर है तो फिर लेटर ऑन, यानी अगर बच्चे ने पेपर ही नहीं दिए। फिर एक अगर ये बराबर है, अगर ये लेस है 40% से, ये आपने पहले बात की थी, तो फिर फेल। और अगर ये अदरवाइज कोई कंडीशन है तो फिर मैंने कहा था इसको पास कर दें, जितनी ब्रैकेटें ओपन की उतनी क्लोज कर दें। अब देखें ये 40% नज़र तो आ रहा है, लेकिन ये 40 से कम है क्योंकि राउंड होकर 40% हो गया। ठीक है, ये राउंड होकर 40% हो गया है। इनफैक्ट ये 39 पॉइंट समथिंग है, 39.5 से ज़्यादा। तो अभी भी हम इसको रियायती पास नहीं करेंगे, ये फेल ही है हमारी लैंग्वेज में। ग्रेड के लिए रूल वही है
रिमार्क्स के लिए रूल वही है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये चीज़ें आपने पहले की हैं, आप इसे वर्कआउट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आपने करना है। कुछ चीज़ें और भी हैं इसी शीट के ऊपर लिखी हुई हैं। टोटल स्टूडेंट्स, जी बोलिएगा। टोटल स्टूडेंट वो 500 नहीं है, वो गिनने हैं अभी। उसके बाद पास हैं, फेल है, लेटर ऑन है, और टोटल मार्क्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। ये भी एक मिनट ठहरे, यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल मार्क्स। ये टोटल मार्क्स तो हमें पता है कि ये नीचे से आ जाएंगे, कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ लिखा पासिंग मार्क्स, वो यहाँ से कितने आ जाएंगे जी बताता हूँ भी। और ये क्या है, पासिंग परसेंटेज। चले ऐसे करते हैं कि इनको आपस में मर्ज क्रॉस कर देते, मर्ज क्रॉस, इन दो को आपस में मर्ज कर देते हैं, और इन तीन को आपस में मर्ज कर देते हैं, और इन दो को आपस में मर्ज कर देते हैं। ये मैंने क्यों किया है, ताकि मेरे ना लुक जो है उसकी अच्छी हो जाए, लुक कुछ बेहतर नज़र आए। अब यहाँ जाके टोटल स्टूडेंट, अब टोटल जितने भी दाखिल होंगे ना उनका रिकॉर्ड पर्सनल पे पड़ा होगा। तो मैंने कहा काउंट का फार्मूला इक्वल काउंट ब्रैकेट स्टार्ट, ये सारा मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। यहाँ से जाकर सारे स्टूडेंट को गिन लें। अब जैसे नया सीरियल नंबर इशू होगा बच्चों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। पास कितने हैं, पास के लिए हम करेंगे इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये आपको फंक्शंस के लेक्चर में मैंने ये पढ़ाए थे सारे फंक्शन, ये सारे सिलेक्ट किए। ऊपर फार्मूला बार में देखिएगा कोमा, हमने क्या गिनने हैं, पास। ये आगे 0 पास है, अभी तक कोई पास नहीं हुआ। इक्वल, अभी क्योंकि हमने ड्रैग ही नहीं किया नीचे वाला रिजल्ट, तो अभी हमने बनाया नहीं ना, वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। मैंने कहा इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर रिजल्ट में फेल है तो उनको गिन लो। एक हो गया। अब आप सबको पता ही है कि इक्वल टोटल माइनस पास माइनस फेल, ये आपके लेटर ऑन हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि ज़रा लुक जो है वो बेहतर लगना शुरू हो जाए। ओके, तो यहाँ जाते हैं और फिर यहाँ से इनको सेट कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। क्रॉस कंट्रोल 1 अलाइनमेंट्स, और इसको हम राइट साइड पर एडजस्ट कर देते हैं, जस्ट लाइक दिस। इनके आगे स्टाइल इस तरह अच्छा कर लेते हैं ताकि कल को प्रेजेंटेशन जो है वो हमारी बेहतर लगे। तो इस तरह से इतना काम आज इन 3 शीट्स का हमने परफॉर्म किया, पर्सनल, अकाउंट और एग्ज़ाम का। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में जब आप आएँ तो आप इतना हिस्सा जो है वो कंप्लीट कर चुके।